और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का तीसरा सवाल कोई रिलेशनशिप काउंसलर हैं और वो पूछ रही हैं कि मैं पिछले सवाल से मिलता जुलता आपको जवाब इधर भी वो हेल्प करेगा। तो मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट्स को तलाक का मशवरा दे सकती हूँ। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको जनाब सलूट मारना चाहिए मुझे कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि आजकल के जो रिलेशनशिप काउंसलर है ना, वो समझते हैं कि उनके पास लाइसेंस है हर चीज़ का, और हर टॉम डिक एंड हैरी जॉन से ना वो काउंसलर बना और रिलेशनशिप काउंसलर बन जाता है। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जब से नेट आया है, इंटरनेट के है, यूट्यूब है, तो हर आदमी अपने आप को समझता है कि जी मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ। ना उनको काउंसलिंग की बेसिक्स का पता है, ना काउंसलिंग के एथिक्स का पता है, और इधर से सुना उधर से सुना काउंसलर बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा, मेरा दिल करेगा आपको सलूट करूं कि आप ये टॉपिक लेकर भी आए। देखिए जी, मुझे सबसे पहले तो ये नहीं पता कि आप मैरिज काउंसलर हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे नहीं पता। आपने सिर्फ रिलेशनशिप काउंसलर लिखा है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे आपके रिलेशनशिप काउंसलर के वर्ड्स, क्योंकि इसमें इतने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मेंटरिंग, कोचिंग, थेरेपिस्ट, फैमिली थेरेपिस्ट, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर और जनाब क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं और मिक्स हुए हुए हैं कि तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप काउंसलर का मतलब मैरिज काउंसलर की आप बात कर रहे हैं। देखिए जी, इफ़ यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यू हैव एब्सोल्युटली, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप अपने किसी क्लाइंट को मैरिज रखने या मैरिज डिसॉल्व करने का मशवरा दें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है भाई? एक औरत डिप्रेशन में आ रही है, आपका काम ये है, जैसे कहते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर के पास ये आजकल के जो डॉक्टर हैं वो ये तो नहीं कहते जनाब आप जाके आपके लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, जनाब आप बीवी के साथ, खावा के साथ पहले ताल्लुक ठीक करें। वो तो आपको दवाई दे देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो सिम्टम्स है ना उसको ट्रीट करते हैं। या डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ठीक है, गोली तो दे देते हैं। इसी तरीके से जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, आपका काम जो आपको अफेक्ट नज़र आ रहा है, आपका काम उस अफेक्ट को ट्रीट करना है। एक आपकी क्लाइंट आई, आपको लग रहा है कि ये जनाब एंजाइटी में है, एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है, डिप्रेशन में है, इंसोम्निया के, आप उन्हें काउंसलिंग के थ्रू आप उन्हें मशवरा दें, आप उनको ठीक करें, उनकी फिजिकल कंडीशन को ठीक करें, आप उनको एम्पावर करें। लेकिन आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि जनाब आप जाके किसी की शादी रखनी है या नहीं रखनी? और आप कर भी कैसे सकते हैं ऐसे, क्योंकि क्लाइंट जो है वो तो एक है। ये फैसला तो आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप एज अ रिलेशनशिप मीडिएटर काम कर रहे हैं। मैं रिलेशनशिप मीडिएटर काम करता रहा हूं। मैं फैमिली के अंदर बैठ के बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खानदानों के दरमियान मीडिएटर की बात करता रहा हूं। प्रोफेशनली बड़े बड़े ख़ानदानों के मसाइल ख़त्म, बहुत बड़े बड़े झगड़े, आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनके जनाब बहुत अरबों रुपए के एसेट्स होते हैं, और फैमिली में झगड़ा पड़ जाए तो पूरे पूरे बिजनेसेस भी साथ जुड़े होते हैं, क्या कुछ जाता है साथ। तो मैं वहाँ पे भी मीडिएटर का काम करता हूँ। तो ये अगर तो आप रिलेशनशिप मीडिएटर हैं, फिर एक अलग बात है कि आपके पास क्या गाइडलाइन है। लेकिन अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपका काम सिर्फ अपने क्लाइंट की हेल्थ जौन सी है, इमोशनल हेल्थ, उसको बेहतर बनाना है। तो ये तो जनाब आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का हो गया। अच्छा, अब ऑन द अदर हैंड ये जो है आपके पास आती है, अगर आप मैरिज या फैमिली थेरेपी का काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास मैं ये कहता हूँ, यू हैव नो राइट to advise on the dissolution of the marriage। आपके पास कोई हक नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को कहें मेरा ख्याल है आप शादी तोड़ ही दें, या आप तलाक ही ले लें। नहीं, आपका काम यह है कि आप अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करें
सही फैसले तक पहुंचने के लिए। 90% क्लाइंट्स ऐसे आते हैं आपके पास जहां पे क्लाइंट एक है आपका और आपके पास सेकंड पार्टी नहीं आएगी, या आपके पास हस्बैंड आ रहा है या वाइफ आ रही है, या आपके पास बच्चे आ रहे हैं जब चाइल्ड पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आपके पास पेरेंट्स आ रहे हैं। बहुत कम होता है कि आप दोनों आपके सामने बैठे हो आपके पास और आपको एज अ मीडिएटर बनाया गया हो। आप अक्सर का क्लाइंट्स आते हैं तो मेरा अक्सर सवाल ही होता है कि जी आपके मियाँ से मुलाकात, जी वो तो नहीं आएंगे। तो मेरी तो समझ लें कि ऐसी बात ही है कि मेरी एक आंख तो बंद हो गई, अब तो जो ये कहेंगी मुझे मानना पड़ेगा। तो अगर मैंने इन्हीं की बात मानना है तो मैं कैसे मशवरा दे दूं? फिर मैं अक्सर का बड़ा सोच समझ के वर्ड, अगर जो आप कह रही हैं वो ठीक है, अगर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर मेरे तजर्बे के मुताबिक ऐसा हो सकता है। मैं बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ दबा दबा के बोलता हूं। अब सबसे पहला पॉइंट है, अगर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। मुझे नहीं पता आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं की। आप जो कह रहे हैं मेरे मियाँ ने मुझे मार दिया, मेरे बीवी ने मेरे साथ ये जुल्म का, आप जो कह रहे हैं अगर ये ठीक है तो आपको भाई ये करना चाहिए। ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। तो फैमिली थेरेपिस्ट के बाद ये है कि जनाब आप उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, कि एम्पावर कर सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट आपके सामने बैठा हुआ है वो फैसला सही करे। और इसके ऊपर सूरत निसा की आयत नंबर 35 है कि अब ये आ गया तीसरा बंदा, जिसका मैंने अभी नाम लिया है मीडिएटर का। अगर आप मीडिएटर हैं तो आप फैसला कर ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास दो पार्टीज ना हो। अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ और बीवी में अनबन है तो एक मुनसिफ मर्द के ख़ानदान से और एक मुनसिफ औरत के ख़ानदान से मुकर्रर करो। अगर सुलह करा देनी चाहें, अगर वो सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा इनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता है और सब बातों से ख़बरदार है। सूरत निसा की आयत नंबर 35 है। इसका मतलब है कि एज अ मीडिएटर अगर आपने फ़ैसला करना है तो उसमें आपको, इस्लाम तो कह रहा है कि दो होंगे, एक उधर से होगा एक उधर से होगा। तो बाज़ ऐसा होता है कि एज अ मीडिएटर मैं थर्ड पार्टी होता हूँ और दो पार्टियां सामने बैठी होती हैं, या दो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं। भाई ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है औरत का। आपने देखा होगा जब आपका निकाह होता है तो उसके अंदर भी वकील होते हैं, गवाह जिन्हें आप कहते हैं, उसके अलावा एक वकील होता है, एक कुछ गवाहान होते हैं। तो समझ लें कि ये फैमिली के नॉमिनीज हैं कि जनाब मुझे रिप्रेजेंट करेगी ये मेरी फैमिली, या ये साहिब या ये लड़की के ख़ानदान को ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये जहाँ लड़की का तरफ से, लड़की एक दफ़ा कभी ज़रूरत पड़ेगी आ भी जाएगी, लेकिन लड़की की तरफ से ये उसके अब्बू हैं, वालिद हैं, मामू हैं, चचा हैं, ये आ जाया करेंगे, जो जिन्होंने उसको, जो कवाम है जिन्होंने उसको बाद में संभालना। आदमियों के केसेस में अक्सर का आदमी खुद आ जाते हैं। तो इसके ऊपर फैसला ये हो रहा है कि जी आप दोनों की बातें सुन लें, और मेरा काम होता है कि मैं दोनों को देखता हूँ, दोनों बैठे हुए मेरे सामने, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। एज अ थर्ड पार्टी मैं देख रहा हूँ कि कौन ज़्यादती कर रहा है, कौन क्या कर रहा है और किसकी नीयत क्या हो सकती है। वहाँ पे मेरा मीडिएटर का काम ये होता है। और फिर मैं अपने लोगों के इंटरेस्ट वॉच कर रहा था, क्योंकि मैंने बाद में अक्सर कहा फिर हमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बनाना पड़ता है, जो इस मीडिएशन के रिजल्ट में फैसला हुआ है कि आज के बाद आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। तो वो मैंने ड्राफ्ट क्योंकि करना होता है तो मैं उसके अंदर से वो डेटा निकाल रहा होता हूँ कि यार ये लगता है यहाँ से गलती है, ये लगता है यहाँ से ये चालाकी कर रहा है। तो मैंने इन दोनों फैमिलीज़ के चीज़ों में कैसे पहुँचाना कि ये आज के बाद ये अगली दफ़ा कभी झगड़ा हो तो ये सब कुछ लिखा हुआ हो। तो ये मीडिएटर का काम है।
और ये आयत आपके सामने मैंने बता दी है, इसमें दोनों का इसलिए जिक्र है। तो ये इसमें से एक बात ये टेक्निकल निकली कि अगर आप मीडिएटर हैं तो आप दोनों पार्टीज के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते, कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप मैरिज काउंसलर हैं तो आप अपने क्लाइंट को सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे कि वो आगे से फैसला खुद करे, एम्पावर करेंगे, उसको स्किल्स देंगे, अगर उसके पास स्किल्स नहीं है उसको तरीका बताएंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपके पास सिर्फ इस चीज़ का इख्तियार है कि जो आपको अपने क्लाइंट के अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो आपको उसको डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, उसको कुछ स्ट्रेस है, इंसोम्निया, आप उसकी काउंसलिंग करेंगे। ये बड़ा क्लियर कट डिमार्केशन है खुदाया। इसलिए मैंने कहा मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि सवाल आपने पूछे, यहाँ पे तो कोई पूछने की जहमत भी नहीं करता, हर बंदा हर चीज़ बना हुआ है। ठीक है जी। अब आ जाए गाइडलाइंस मीडिएटर के लिए क्या है। ये जो मैंने पिछली आयत आपके सामने सुनाई है सूरत निसा की, देखें, इफ़ यू एक्टिंग एज अ फैमिली थेरेपिस्ट और काउंसलर, रिमेंबर ये आप पे ऑब्लिगेटरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों पार्टीज की बात सुनेंगे। जहां पे आपको ये कहा जाए कि दूसरा अवेलेबल नहीं है, आपका काम है जी आई एम सॉरी, मैं तो नहीं फिर कुछ बात कर, फिर आप उसके पास चले जाएं जी। मैं तो ओपिनियन भी देने का इख्तियार नहीं मेरे पास, क्योंकि मुझे ये नहीं पता जो मेरे सामने क्लाइंट बैठा हो सच बात कह रहा है या गलत बात कह रहा है। अक्सर औकात बुरा मत मानिएगा, स्पेशली मेजॉरिटी आदमी भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ख़वातीन ऑलरेडी दिमाग में उनके कोई बात होती है और वो काउंसलर से उस पर ठप्पा लगवाना चाहते हैं। और मैंने अक्सर का देखा है मुंह में वर्ड्स जो उनसे ना वो फीड कर रहे होते हैं। मैंने कहा मेरे सामने बैठी है खातून है, वो मुझसे बार बार मैं बात बदलता हूँ, फिर मुझसे कहलवाने की कोशिश करती है। तो फिर आपका ख्याल है मैं छोड़ दूँ ना? मैं कहता नहीं अभी 1 मिनट ठहरे मैं बात कर लूँगा, अच्छा मुझे बताएं वो क्या। फिर थोड़ी देर में आके फिर आपके ख्याल में मैं छोड़ देना चाहिए ना ऐसे बंदे को। तो मुझे लगता है कि यार ये मेरे मुंह से ये कहलवाना चाह रही है, इन्होंने ऑलरेडी फैसला किया कि इन्होंने छोड़ना है, इनको सिर्फ ठप्पा चाहिए। तो ये गेम्स खेली जाती हैं, आदमी भी खेलते हैं, आई एम टेलिंग यू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी फैसले पहले हुए होते हैं। तो मीडिएटर का काम यह है कि जनाब आप दोनों पार्टीज को सुने बगैर कोई बात नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन ऑल केसेस यू हैव टू से द ट्रुथ, बात चाहे किसी ने भी शुरू की हो। यानी कि इसका मतलब है, एक बड़ा टेक्निकल इस्तेलाह है क्लाइंट। क्लाइंट कौन है आपका? अब ये है तो उन लोगों को पता है जो कि किसी प्रोफेशनल बॉडी से पढ़े लिखे हों, तो उनको पता है कि प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। और उसके अंदर मैं काउंसलिंग में रहा हूँ, कंसल्टिंग में रहा हूँ, हमारी पूरी किताब होती थी कि क्लाइंट कौन है, डिटर्मिनिंग हु इज। क्योंकि आप देखें ना, फ़र्ज़ करें मैं एक पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, फंडिंग आ रही है इंग्लैंड से, काम मैं कर रहा हूँ किसी मिनिस्ट्री के साथ, पेमेंट मुझे कहीं और से आनी है या बेनिफिशियरी कोई और है इसका, तो मेरा क्लाइंट कौन है? जो पेमेंट दे रहा है, जिसने मुझे, वो क्लाइंट है, जिसने एंगेज किया वो क्लाइंट है, या जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो क्लाइंट है। इसी तरीके से जो खातून या आदमी आपके पास आया है वो क्लाइंट है, या ये फैमिली क्लाइंट है कि आपने इस फैमिली को बचाना है या इनको सही मशवरा देना है, मियाँ बीवी दोनों को। तो अगर आप पहले ही ये समझ लें कि मेरा क्लाइंट तो ये खातून है या ये आदमी है जो मेरी पैसे जेब में डाल रहा है, तो फिर आपकी एडवाइस कभी भी ठीक नहीं होगी। ये बात याद रखें, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आपको फीस देने वाला ये जो पार्टी है, मियाँ या बीवी, आपका फोकस इसको खुश रखना है। आप इसको सच कहेंगे नहीं, आप ये नहीं उसे कह सकते आई एम सॉरी सरकार या जनाब मोहतरम भाईजान या बेगम साहिबा, आप ये बात गलत कर रही हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको फिर दोबारा आपके पास आएगी नहीं, आपको फीस नहीं देगी। तो मीडिएटर के लिए
दोनों पार्टीज आपके क्लाइंट्स हैं, आपको चाहे पैसे खामद दे या बीवी दे रही है, लेकिन आपका काम इस फैमिली का इंटरेस्ट वॉच करना है, इस फैमिली के लिए सही मशवरा देना है, इस फैमिली को इस मुश्किल में से निकालना है। तो ये क्लाइंट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी जब आप मीडिएटर के रोल में बैठे होंगे। तो इसके अलावा आपने हेल्प करना है, फैसिलिटेट करना है, दोनों को वो चीज़ें दिखानी हैं जो वो देख नहीं पा रहे, दोनों की गलतियों को रेक्टिफाई करना है, दोनों को रोकना है उन बातों से जो फजूल में बोली जा रही हैं, दोनों को ट्रैक से उतरेंगे, दोनों को दोबारा ट्रैक पे चढ़ाना है, लेकिन दोनों को हेल्प करना है, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है, लेकिन दोनों को हेल्प करना है कि वो राइट फैसला कर सके एज अ फैमिली, अपनी फैमिली के लिए सही फैसला कर सके। आपने देखना है कि इसमें गलती ये जो हो रहा है इसके पीछे वजूहात क्या है, और आप इन वजूहात को कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट में कि आगे से ये ना हो। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं कि फैमिली में लड़ाई है, रिकरिंग लड़ाई है, बार बार लड़ाई है, बड़े बड़े मसले होते हैं कि जी तलाक हो नहीं सकती इसलिए कि हकमैर बहुत हैं। ऐसे ऐसे ख़ानदान हैं जहाँ पे तलाक नहीं हो सकती, ख़ानदान में रिवाज ही नहीं है, नहीं होगी तलाक, गलत है, शरीयत भी इजाज़त देती है, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि पूरे पूरे स्टेक्स हैं फैमिलियों के। तो वहाँ पे अगर लड़ाई झगड़े हो जाएं और आपको मीडिएटर बना दिया जाए तो आप सोचें तलाक हो नहीं सकती और ये आपस में लड़ रहे हैं और इसकी पूरी पीछे चेन है जो चलनी है। अब आप क्या करेंगे साहब, अब आप कॉन्ट्रैक्ट ही ड्राफ्ट करेंगे ना ताकि ये किसी तरीके से साथ रह सके ढंग से, और जिस चीज़ से तकलीफ़ पहुंच रही है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हरकतें जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं या तलाक डिमांड की जा रही है वो ना हो सके। तो आपने दोनों की बात सुननी पड़ेगी आप। तो एक हदीस है इस पर सही मुस्लिम की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना ही झूठ बोलने के लिए इतना ही काफ़ी है, झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप हर सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक के आगे बयान कर दें, नरेट कर दें। और आप सोचें अगर हम तो कह रहे हैं कि अगर बगैर तस्दीक के आप बात को मान लें वो तो इससे भी बढ़ के गुनाह होगा, इससे भी बढ़ के झूठ होगा मानना बगैर तस्दीक के। तो भाई मैं काउंसलर या मीडिएटर हूँ, मैं कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं कि जनाब मुझे एक खातून ने आके कुछ बताया, मेरा खामन मुझे मारता है तो उसके बाद मैं जनाब उसके घर में जाके प्राइवेट डिटेक्टिव बन के जनाब मैं चेक करना शुरू करूँ कि वाकई मारता है कि नहीं मारता। ये मेरा काम तो है नहीं, लेकिन ये तो फिर मैं झूठा ही हूँ ना। अगर मैं वो बात ये समझ लेता हूँ कि यार ये जो कह रही है ये ठीक कह रही है, तो मैं अवॉइड ही करूँगा कि मैं अपनी ओपिनियन ना दूँ जब तक कि दोनों पार्टीज़ ना आ जाएं। अब दोनों पार्टीज़ मेरे सामने आ रही हैं तो फिर मैं किसी ना किसी अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे ये डिटरमिन ज़रूर कर सकता हूँ कि इशू है क्या और इस इशू को मिनिमाइज़ कैसे किया जाए, रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। और इसी तरीके से एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो लोग तुम्हारे पास एक जजमेंट लेने के लिए आए, फैसला लेने के लिए आए, बड़ी अहम हदीस है, गौर से सुनिएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, 1331 नंबर है इसका, और हज़रत अली से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो लोग तुम्हारे पास, सबसे पहली बात आ गई दो लोग, एक बंदा आएगा जजमेंट नहीं होगी। यहाँ तक कहा जाता है कि ये भी दोनों को एक सलूक देंगे आप, दोनों को पता होना चाहिए कि आपने दोनों से मिलना है, क्योंकि आधा झूठ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जब एक को पता है कि अभी मैं उठ के जाऊंगा दूसरे ने आ जाना। और अक्सर का ये भी वहाँ पे होगा जहाँ पे दोनों आपस में बैठाए नहीं जा सकते किसी वजह से, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन दोनों को सामने बैठा दूँ, क्योंकि 70-80% झूठ तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि जब दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे वो उसको काट देगा। दूसरी कोशिश ये है कि अगर आप ये पॉसिबल नहीं है किसी वजह से, बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, तो इसको डिले कर दिया जाए, जज्बात को ठंडे होने का इंतज़ार किया जाए, या ना हो तो इसको रिकॉर्डिंग करके बताया जाए कि दूसरे को सुनाया जाएगा, दूसरे के ऊपर उसको मौका दिया जाए कि जो इस पर इल्ज़ामात या एक्यूजेशन से लगाए जा रहे हैं वो जवाब देगा।
ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट ये है कि जब दो लोग आए तुम्हारे पास किसी चीज़ का फैसला लेने के लिए, तो दो लोगों का होना ज़रूरी है फैसले के लिए। तो आप आगे से कहा जा रहा है फैसले की रूलिंग मत पास करना जब तक कि तुम दूसरे बंदे की बात भी ना सुन लो। ये भी ना कहना ओ हो बड़ा जुल्म हुआ जी आपके साथ। आपको क्या पता दूसरे की बात सुन के भी आपको ये लगे कि जुल्म, ये जो मजलूम बना बैठा है ये जालिम है। तो आपने तो खुद जुल्म कर दिया कि ये उसको कह दिया कि हाय 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 आपके साथ तो बहुत जुल्म हुआ। तो अक्सर कहा ना जो काउंसलर बेचारे बैठे होते हैं ना, वो खुद उसी मुसीबत में फंस जाते हैं, वो खुद रोना पीटना शुरू करके साथ किसी को दे देते हैं। आप सॉरी, मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में ना कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है। अपने नाम के साथ जिसका दिल करता है जो मर्जी लगा ले। क्या आप लोगों से जाके पूछना शुरू करें ना कि भाई आप काउंसलर हैं, कहाँ से निकले हुए हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या कहाँ से, क्या डिग्री है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, तो मेजॉरिटी के पास नहीं होगा। जो कुछ नहीं कर सकते उससे का वो काउंसलर बन जाते। तो हमें बेसिक्स का भी नहीं पता, और वो नुकसान है। आपको सोचे ना कि एक आदमी है जिसको गाड़ी का पता ही नहीं है, छोटा है वो, और वो गाड़ी आपकी खोल के बैठ जाए तो आप सोचें वो गाड़ी का तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो नहीं, उससे गाड़ी तो उसे बंद भी नहीं होनी। तो इसी तरीके से काउंसलर है, एक झगड़ा उसके सामने आ गया है तो उसने खोल तो ली है, अब उसे गाड़ी, वो मसला ख़त्म नहीं होना उससे। तो बड़ा सोच समझ के, जैसे आप देखते हैं ना शहर का बेहतरीन डॉक्टर क्या है इन मसाइल में जिस पे जिंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, हम इसको सीरियसली नहीं लेते। हर बंदा ऐरा गहरा जहाँ से महल्ले के लोगों से मशवरा ले रहे होते हैं, इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, हम ही किसी के पास चले गए और जी मैं फलाना बंदा है जी, वो मेरा बड़ा तजर्बे वाला बंदा है जी। क्या तजर्बा है उसके पास? वो जो दो ब्याह कीते हुए नहीं या 3 ब्याह, ये तजर्बा है उसके पास। या उसने जनाब 100-150 झगड़े ख़त्म करवाए हैं, 20 साल से बैठा हुआ है, ये तजर्बा है। तो ये सोचने वाली बात है कि वर्ड बाय वर्ड आपके पास गाइडलाइंस मौजूद है। जब दो लोग तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए आए तो रूलिंग मत देना जब तक कि दूसरे की बात ना सुन लो। और आगे कहा जा रहा है फिर तुम्हें पता चलेगा रूलिंग कैसे पास की जाती है। अभी आप उठे, आंखों में आपके आंसू टिप टिप आए, बड़ा जुल्म हुआ इसके साथ, अभी आपने दूसरी कहानी सुननी ही नहीं तो आप बाइस्ड हो गए हैं। अब अगर आप रो पड़े हैं या आपने इसकी बात को मान लिया है ना, आप इस काबिल ही नहीं है कि आप दूसरे की बात सुने, क्योंकि आपने सिंपैथी इसके साथ कर दी है। अब आप अनबाइस्ड नहीं हैं, आप इम्पार्शियल नहीं हैं कि दूसरे की बात सुन सकें। आपने उससे मिलने से पहले ही ओपिनियन बनाई है। यू आर इनकेपेबल कि आप दूसरी बात कर सके। इतनी कोई किसी को यहाँ पे अकल है? यहाँ पे तो साथ ही ओपिनियन दे रहे होते हैं, हाय 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 बहुत जुल्म हुआ जी, ओ हो जी, बड़ा हो गया जी, ओ खुदाया उसकी तो सुन लो। आपको अक्सर का पता चलेगा बात ही टोटली ऑपोजिट हो जाएगी। मैं तो यहाँ पे कुर्बान जाऊं, ऐसे ऐसे घराने हैं कि आदमी जाके बेटी जाके कुछ बात कह देते हैं, इतनी नफ़रतें और इतनी बायसनेस और इतनी ओपिनियंस होती हैं, डिसलाइकिंग्स होती हैं, तो बजाय इसके कि वो उस शादी को बचाने की कोशिश करें, उसको तोड़ने की तीलियां लगा रहे होते हैं। पहला जुमला पता क्या बोलेंगे? ओहो हो तेरे नाल है हो गया, ओहो हो मैंने तो पहले ही पता सी उस काबल ही नहीं हैगी, वो तो इस काबल ही नहीं हैगा। सानू तो पहले ही पता, तानू अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह से कुछ सुने कि तुम्हें वही आई थी। अगर तुम्हें पहले ही पता था तुम मामे चाचे लगते हो। ये तो लोगों की ओपिनियन है। और भाई एक की बात सुनी, तुम्हें तो ना दीन की समझ है ना दुनिया की समझ है। दीन कहता है खुदाया दूसरे की सुन तो लो,
ऐसे ऐसे रिश्ते टूटे हुए हैं जहां पे कभी आज तक दूसरी पार्टी की कभी सुनी नहीं गई, और ऐसे रिश्ते तोड़े गए हैं रिलेशनशिप सो कॉल्ड मैरिज काउंसलरों ने। खुदाया, हाउ कैन यू फॉर्म एन ओपिनियन? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी एक शादी, कहते हैं ना वो शैतान के चेले बैठे हुए थे, तो पूछा जनाब तूने क्या किया, तूने क्या किया? तो एक ने कहा जनाब मैं लड़ाइयाँ करा, घर में लड़ाई करा आया हूँ। तो शैतान ने कहा ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अगर एक फैमिली तोड़ दी ना तो सत्यानाश मुआशरे का फिरेगा। ये शैतानों के काम है, और ये काम आजकल माफ़ कीजिएगा ये काउंसलर कर रहे हैं बैठे हुए, सो कॉल्ड थेरेपिस्ट कर रहे हैं, ख़ानदान तोड़े जा रहे हैं। तो भाई सुन तो लो, दूसरे की बात तो कर सुन लो। तो खुदाया इस जिम्मेदारी को, अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, हर कहते हैं ना हर प्रोफेशन के साथ एक जिम्मेदारी लगी होती है, उस जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। ये जो प्रिविलेज होता है ना, आपके पास कोई आया है, अल्लाह ने आपको मुकाम दिया, आपका नाम है, कोई आपके पास आया, तो समझें कि एक बहुत बड़ा आपका टेस्ट है। इसके अंदर आपके मुंह से एक निकली बात किसी की ज़िंदगी बना सकती है, किसी की ज़िंदगी उजाड़ सकती है, एंड यू विल पे द प्राइस। याद रखिए, बकाफाते अमल कहते हैं, तुम्हारे साथ ये होगा नहीं तो कहीं ना कहीं से तुम पकड़े जाओगे। तो बड़ा सोच समझ के फैसला दिया करें। और इसीलिए मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि आई सैल्यूट यू कि आपने ये सवाल पूछा। यहाँ पे लोग अपनी हद तक समझते हैं कि ये सवाल भी कोई किसी से जाके पूछे, और हर बंदा अपने आप को हर काम का केपेबल, आपको पता है हर बंदा हर चीज़ का अपने आप को एडवाइज़र समझता है। बाहर सड़क पे खड़े हुए गेट कीपर से भी अगर आप पूछ लें ना हमारी गवर्नमेंट के क्या मसले हैं, वो भी हर चीज़ पे, कोरोना, आपको पता है कोरोना के अभी केस जो चल रहे थे, हर किस्म का मीडिया के लोग भी बैठे कोरोना के एक्सपर्ट हैं, एक न्यूट्रिशन का बंदा भी कोरोना का एक्सपर्ट है। हर बंदा हर बात पे बोलना अपना हक समझता है। तो यही हाल इस चीज़ का है। इसलिए मैंने कहा मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने सवाल पूछा। आई होप कि आपको बात समझ आई है। तो अगर कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे आई हैव नथिंग टू लूज़, तो मैं बड़ा क्लियरली आपको बात बताता हूँ कि आप लोग होपफुली आप यंग होंगे जिन्होंने आपने सवाल पूछा है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको इस कैरियर में ग्रो करे, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी बहुत है। तो इस जिम्मेदारी का एहतराम कीजिए, इस प्रिविलेज का जो आपके साथ जो अल्लाह ने दिया है उसके साथ जो इसकी जिम्मेदारियां लगी हुई हैं तो उनका ख्याल कीजिए। इसको ये बड़ा बैलेंस है, जितनी ज़्यादा आप उसका हक अदा करेंगे आपको अल्लाह ताला और इज़्ज़त इसमें देगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।